कहते हैं समय के साथ युद्ध का कोहरा घना होता जाता है। सिर्फ बड़े और चौंकाने वाले आंकड़े सुर्खियों का हिस्सा बनते हैं और घायलों को खबरों से बाहर कर दिया जाता है। लगभग यही कहानी रूस यूक्रेन युद्ध की रही है। युद्ध अब चौथे महीने में पहुंच चुका है। धीमे धीमे युद्ध की तीव्रता कम होने लगी है, साथ में युद्ध क्षेत्र से आने वाली खबरों की भी। आज हम जानेंगे 96 दिनों के बाद रूस यूक्रेन युद्ध कहां पहुंचा, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का आगे का क्या प्लान है और क्या कभी ये युद्ध रुक पाएगा। नमस्ते, मेरा नाम है सौरभ और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी, जहां बात रूस यूक्रेन युद्ध के ताजा हालात पर होगी। पहले टाइमलाइन पर एक नजर डाल लेते हैं। 22 फरवरी 2022 को रूस ने दोनेत्स्क और लुहांस्क की आज़ादी को मान्यता दी। ये दोनों इलाके पूर्वी यूक्रेन का हिस्सा हैं। यहाँ पर 2014 से अलगाववादियों और यूक्रेन की सेना के बीच झगड़ा चल रहा था। इन अलगाववादियों को रूस का समर्थन मिला हुआ था। रूस लंबे समय से ये आरोप लगा रहा था कि यूक्रेन डोनबास में नरसंहार कर रहा है। इसी आरोप को आधार बनाकर 24 फरवरी की सुबह पुतिन ने यूक्रेन में स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन चलाने का आदेश दिया। इस आदेश के बाद रूसी सेना यूक्रेन की सीमा में घुस गई। उन्होंने राजधानी कीव समेत कई शहरों पर हवाई हमले शुरू कर दिए। हमले के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने देश में आपातकाल लगाने का ऐलान किया। इसके तहत 18 से 16 वर्ष के पुरुषों के देश छोड़ने पर पाबंदी लगा दी गई। 28 फरवरी को दोनों पक्षों के बीच पहले दौर की बैठक हुई यूक्रेन बेलारूस बॉर्डर पर। इसमें दोनों पक्ष अपनी अपनी मांगों पर अड़े रहे। रूस यूक्रेन को डिमिलिटराइज करने की मांग कर रहा था, जबकि यूक्रेन रूसी सैनिकों की वापसी की मांग से पीछे हटने को तैयार नहीं हुआ। इसके बाद से रूस और यूक्रेन के बीच कई राउंड्स की बातचीत हो चुकी है। यूनाइटेड नेशंस समेत कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं और देश शांति की अपील दोहराकर थक चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई नतीजा नहीं निकल पाया है। हमले की शुरुआत में रूस ने कीव पर कब्जे की कोशिश की थी, हालांकि वे कभी अंदर घुस पाने में कामयाब नहीं हो सके। अप्रैल में रूस ने कीव से अपनी सेना पीछे हटा ली। माना जा रहा था कि रूस अपने सैनिकों को वापस बुला लेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुछ समय के विराम के बाद रूस ने छोटे छोटे यूक्रेनी शहरों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। उनका फोकस पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन पर केंद्रित हो चुका है। अब जानते हैं यूक्रेन में फिलहाल क्या हो रहा है। इस समय सबसे भीषण लड़ाई सेवेरोदोनेत्स्क शहर में हो रही है। यह शहर पूर्वी यूक्रेन के दोनबास इलाके में पड़ता है। रूसी सेना के हमले में शहर का 90% से अधिक इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है। लुहांस्क के गवर्नर ने कहा कि सेवेरोदोनेत्स्क में बिजली और पानी की सप्लाई खत्म हो चुकी है। शहर की आबादी लगभग 1 लाख लोगों की है। यूक्रेन की सेना जवाब तो दे रही है, लेकिन वे लंबे समय तक रूसी सैनिकों को नहीं रोक पाएंगे। ऐसे में स्थानीय नागरिकों के फंसने की आशंका बढ़ गई है। 29 मई को यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने खार्किव का दौरा किया। हमले की शुरुआत के बाद से पहली बार ज़ेलेंस्की राजधानी कीव से बाहर निकले थे। दौरे के दौरान उन्होंने खार्किव के सिक्योरिटी चीफ को बर्खास्त कर दिया। आरोप यह कि हमले के समय वो शहर की बजाय अपनी चिंता करने में व्यस्त थे। इस समय खार्किव शहर का 1/3 हिस्सा रूस के नियंत्रण में है। 30 मई को फ्रांस की विदेश मंत्री कैथरीन कोलोना राजधानी कीव पहुंची। कीव में उन्होंने ज़ेलेंस्की से मुलाकात की। कैथरीन की यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब फ्रांस पर यूक्रेन की मदद करने का दबाव बढ़ रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से किसी फ्रांसीसी मंत्री का यह पहला यूक्रेन दौरा है। अगला अपडेट अनाज की चोरी से जुड़ा है। CNN की रिपोर्ट के अनुसार रूस लगातार यूक्रेन के कब्जे वाले इलाकों से अनाज की चोरी कर रहा है। सैटेलाइट इमेजरी से मिली जानकारी के मुताबिक चुराए गए अनाज से लदा पहला जहाज 27 मई को सीरिया के तट पर पहुंचा। यूक्रेन ने आरोप लगाया है कि रूस इस महीने 4 लाख टन अनाज की चोरी कर चुका है। ये तो हुई यूक्रेन की बात। अब जानते हैं रूस में क्या हो रहा है। फिलहाल रूस का फोकस कहां पर है? इस सवाल पर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का बयान आया। उन्होंने कहा कि रूस पूरे डोनबास को यूक्रेन से आज़ाद कराने के लिए तैयार है। यह मकसद पूरा करने से पहले उनकी सेना पीछे नहीं हटेगी। अगला सवाल, राष्ट्रपति पुतिन किस हाल में है? पिछले कुछ समय से पुतिन की बीमारी की चर्चा जोर शोर से चल रही थी। कहा जा रहा था कि पुतिन को ब्लड कैंसर है। डॉक्टरों ने उन्हें 3 साल का समय दिया है।
उन्हें देर तक खड़े रहने में परेशानी होती है, उनके हाथ कांपते हैं। जिस मीटिंग में उन्हें घंटों तक हिस्सा लेते दिखाया जाता है, असल में वे मीटिंग्स कई टुकड़ों में बटी होती हैं। खबर यह भी थी कि पुतिन को सर्जरी की सलाह दी गई है। कहा गया कि इलाज के दौरान पुतिन अपने किसी भरोसेमंद को देश की कमान सौंप देंगे। लावरोव ने इन चर्चाओं पर भी लगाम लगाई है। फ्रांस के एक चैनल को दिए इंटरव्यू में उन्होंने इसे सफेद झूठ बताया। बोले, मुझे नहीं लगता कि किसी समझदार शख्स को उनके अंदर किसी बीमारी के लक्षण दिखते होंगे। आप उन्हें रोजाना टीवी पर देख सकते हैं, उनके भाषण पढ़ और सुन सकते हैं। 28 मई को पुतिन की फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और जर्मनी के चांसलर ओलाफ शॉल्ज के साथ मीटिंग हुई। ये मीटिंग लगभग 1.5 घंटे तक चली। इस दौरान हथियारों और अनाजों की सप्लाई पर चर्चा हुई। पुतिन ने चेतावनी दी कि यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई बंद कर दी जाए, वरना हालात और बिगड़ जाएंगे। मीटिंग में मैक्रो और शॉल्ज ने पुतिन से एक अपील भी की। बोले कि ओडेसा बंदरगाह पर लगा ब्लॉकेड हटा लिया जाए ताकि वहां से अनाज का निर्यात चालू हो सके। पुतिन ने कहा कि वो सप्लाई शुरू कराने के लिए तैयार हैं, बशर्ते पश्चिमी देश उसके ऊपर लगा प्रतिबंध हटा ले। रूस और यूक्रेन मिलकर दुनिया की कुल जरूरत का 30% गेहूं उपजाते हैं। इसके अलावा यूक्रेन यूरोप को सनफ्लावर ऑयल की सप्लाई भी करता है। युद्ध के कारण प्रोडक्शन और सप्लाई बाधित हुई है, जिसके चलते दुनिया भर में खाने पीने के सामान महंगे हो गए हैं। अफ्रीकी देशों में लोग गेहूं के लिए 1.5 गुनी रकम का भुगतान कर रहे हैं। एक उदाहरण सोमालिया का है। युद्ध से पहले तक सोमालिया की जरूरत का 90% गेहूं रूस और यूक्रेन से आता था। अब उन्हें दूसरे अनाजों पर शिफ्ट होना पड़ा है। मीटिंग के दौरान दोनों नेताओं ने पुतिन से दरखास्त की कि वो जेलेंस्की से सीधी बातचीत करें। इस पर पुतिन बोले, हमने बातचीत का दरवाजा खुला रखा है। मॉस्को कीव के साथ मीटिंग का सिलसिला दोबारा शुरू करने के लिए तैयार है। हालांकि उन्होंने जेलेंस्की का नाम नहीं लिया। ये तो हुई रूस और यूक्रेन की बात। इस युद्ध को लेकर बाकी दुनिया में क्या घट रहा है? 29 मई को ब्रुसेल्स में यूरोपियन यूनियन के नेताओं की बैठक शुरू हुई। इस बैठक में 2 मुद्दे सबसे अहम रहने वाले हैं। रूस के गैस और तेल का अल्टरनेटिव क्या होगा? दूसरा मुद्दा, यूक्रेन को और मदद कैसे पहुंचाई जाए। पहले दिन रूस के तेल पर एम्बार्गो लगाने को लेकर कोई समझौता नहीं हो सका। बैन में सबसे बड़ा रोड़ा स्लोवाकिया, चेक रिपब्लिक और हंगरी अटका रहे हैं। स्लोवाकिया और चेक रिपब्लिक रूसी तेल को चलन से बाहर करने के लिए अधिक समय मांग रहे हैं, जबकि हंगरी इस मुद्दे पर किसी तरह की चर्चा के खिलाफ है। हंगरी के राष्ट्रपति विक्टर ओर्बन ने यूरोपियन काउंसिल को एक चिट्ठी लिखी थी। इसमें उन्होंने कहा कि तेल की सप्लाई पर प्रतिबंध लगाने का सवाल कोई नहीं उठता है। ये वैसा ही होगा मानो किसी ने हमारी अर्थव्यवस्था पर परमाणु बम गिरा दिया हो। हम इसके लिए कतई तैयार नहीं हैं। यूरोपियन यूनियन की बैठक 30 और 31 मई को भी जारी रहेगी। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की भी इस बैठक को संबोधित करने वाले हैं। अगला अपडेट नेटो से जुड़ा है। पूर्वी यूरोप में नेटो सैनिकों की तैनाती पर डिप्टी सेक्रेटरी जनरल मिर्सिया जियोना का बड़ा बयान आया है। जियोना इस समय लिथुआनिया के दौरे पर हैं। उन्होंने कहा कि नेटो अपने सैनिकों को पूर्वी यूरोप से पीछे रखने के लिए बाध्य नहीं रह गया है। दरअसल 1997 में नेटो और रूस के बीच फाउंडिंग एक्ट पर दस्तखत हुए थे। दोनों पक्षों में इस बात पर सहमति बनी कि मध्य और पूर्वी यूरोप में कन्वेंशनल फोर्सेस की तैनाती नहीं की जाएगी। ये भी कहा गया कि ऐसा कुछ नहीं किया जाएगा कि दोनों पक्षों के बीच तनातनी की स्थिति पैदा हो। जियोना ने कहा कि रूस ने यूक्रेन पर हमला करके पुराने समझौते को तिलांजलि दे दी है। अब नेटो भी अपने हिसाब से काम करने के लिए स्वतंत्र है। अब ये पता नहीं चला है कि नेटो पूर्वी यूरोप के सदस्य देशों में कितने सैनिक तैनात करेगा। जून के अंत में मैड्रिड में नेटो की बैठक होने वाली है। इसमें एक्स्ट्रा ट्रूप्स की तैनाती पर विचार होने की संभावना है। अगला अपडेट मदद से जुड़ा है। लिथुआनिया के लोगों ने यूक्रेन की मदद करने का अनोखा रास्ता निकाला है। उन्होंने यूक्रेन के लिए क्राउड फंडिंग के जरिए 3 दिनों में लगभग 40 करोड़ रुपए जुटाए हैं। इन पैसों से यूक्रेन के लिए हथियार खरीदे जाएंगे। इस मामले में जो भी अपडेट होंगे उन्हें हम आप तक ऐसे ही पहुंचाते रहेंगे। ये था हमारा बड़ी खबर सेगमेंट। अब सुर्खियों की बारी। पहली सुर्खी नेपाल से है। नेपाल में 29 मई को गायब हुआ प्लेन हादसे का शिकार हो गया है। सेना ने प्लेन का मलबा ढूंढ लिया है। सभी यात्रियों की लाशें बरामद हो चुकी हैं। प्लेन में 22 यात्री सवार थे। इनमें 4 भारतीय और 2 जर्मन नागरिक भी शामिल थे। 29 मई को तारा एयर के विमान का एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क टूट गया था। ये विमान पोखरा से जोमसोम जा रहा था। उतरने से 5 मिनट पहले ही विमान रडार से गायब हो गया। संपर्क टूटने के बाद नेपाली सेना ने सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन खराब मौसम के चलते उन्हें अपना अभियान रोकना पड़ा।
30 मई को सर्च ऑपरेशन दोबारा शुरू हुआ। उन्हें जोमसोम के पास मलबे की जानकारी मिली। हादसा ऐसी जगह पर हुआ है जहां सिर्फ एक हेलीकॉप्टर उतर सकता था। इस वजह से बचाव अभियान चलाने में मुश्किल आ रही है। शुरुआती जांच में पता चला कि कोहरे की वजह से विमान पहाड़ की चोटी से टकरा गया। एविएशन सेफ्टी में नेपाल का इतिहास बहुत अच्छा वैसे भी नहीं रहा है। इसी वजह से 2013 में यूरोपियन यूनियन ने नेपाली एयरलाइंस पर बैन भी लगा दिया था। दूसरी सुर्खी इजराइल से है। ईस्ट जेरूसलम में यहूदियों और मुस्लिमों के बीच तनाव एक बार फिर से बढ़ गया है। 29 मई को हजारों कट्टर यहूदियों ने मुस्लिमों के इलाके में रैली निकाली। इस दौरान उन्होंने मुस्लिम विरोधी नारे भी लगाए। इजराइल ने किसी तरह की हिंसा रोकने के लिए 3000 पुलिस वालों को तैनात किया था। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार इजरायली पुलिस ने रैली वाले इलाकों से फिलिस्तीनी नागरिकों को जबरदस्ती हटा दिया था। इस तकरार का ऐतिहासिक पहलू क्या है? दरअसल इजराइल पूरे जेरूसलम को अपनी राजधानी बताता है। फिलिस्तीन और दुनिया के अधिकतर देश इस धारणा को मान्यता नहीं देते हैं। फिलिस्तीन का दावा है कि ईस्ट जेरूसलम भविष्य में उनकी राजधानी बनेगी। इसी को लेकर दोनों पक्ष आपस में भिड़ते रहते हैं। इजराइल ने 1967 के 6 डे वॉर में ईस्ट जेरूसलम पर कब्जा कर लिया था। उसी कब्जे की याद में यहूदी हर साल जेरूसलम डे मनाते हैं। इस दौरान मुस्लिमों के इलाके में रैली निकाली जाती है, नारेबाजी होती है, कभी कभार झड़प की नौबत भी आ जाती है। 2021 में रैली से शुरू हुआ झगड़ा इजराइल और हमास के बीच फुल स्केल वॉर में बदल गया था। 11 दिनों तक चली लड़ाई में दोनों तरफ से लगभग 300 लोग मारे गए थे। इस साल जेरूसलम डे से पहले ही दोनों तरफ आग भड़की हुई है। पिछले 1 महीने में इजराइल में आम नागरिकों पर कई आतंकी हमले हुए हैं। इन हमलों में 19 लोग मारे गए हैं। इजराइल की जवाबी कार्रवाई में 30 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। 11 मई को गोलीबारी की एक घटना में अल जजीरा की वेटरन पत्रकार शिरीन अबू अक्लेह की जान भी चली गई थी। इस हत्या का आरोप भी इजराइल पर लग रहा है। इजराइल ने मामले की जांच में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई है। इसको लेकर भी फिलिस्तीन में लोग नाराज चल रहे हैं। आज की अंतिम सुर्खी कोलंबिया से है। कोलंबिया में राष्ट्रपति चुनाव के पहले चरण का नतीजा आ चुका है। नतीजों में किसी भी उम्मीदवार को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। स्पष्ट बहुमत मतलब 50% से अधिक वोट। अब 19 जून को दूसरे चरण का चुनाव होगा। इसमें पहले चरण में टॉप 2 में रहे उम्मीदवारों के लिए वोट डाले जाएंगे। जिन 2 उम्मीदवारों ने दूसरे चरण के लिए क्वालिफाई किया है उनमें से एक गुस्ताव पेत्रो अतीत में चरमपंथी रह चुके हैं। पहले राउंड में उन्हें 40% वोट मिले। दूसरे उम्मीदवार रोडोल्फो हर्नांडीज उद्योगपति हैं। उन्हें कोलंबिया का ट्रंप भी कहा जाता है। हर्नांडीज को पहले राउंड में लगभग 28% वोट मिले। इस चुनाव में गुस्ताव पेत्रो को राष्ट्रपति पद का प्रबल दावेदार बताया जा रहा है। अगर पेत्रो चुनाव जीतने में कामयाब होते हैं तो वो कोलंबिया के इतिहास में पहले वामपंथी राष्ट्रपति होंगे। दुनियादारी में सुर्खियों का अंत यहीं पर। अब विश्व कविता की बारी। आज हम आपके लिए अमेरिकी कवयित्री निक्की जोवानी की कविता लेकर आए हैं। शीर्षक है और मेरे पास तुम हो। अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद किया है अनिल जनविजय ने। सुनिए। बारिश के पास बूंदें हैं, सूरज के पास चमक, चंद्रमा के पास किरणें जो तुम्हें मेरा बनाती हैं। नदियों के पास नदी तट हैं, लहरों के लिए है रेत। दिल के पास धड़कनें हैं जो तुम्हें मेरा बनाती हैं। सुई के पास उसकी आंख है, हालांकि वो चुभ भी सकती है। पेड़ों के पास गोंद है जो चीज़ों को चिपकाती है। सर्दियों के पास वसंत है, पैरों के पास जुराबे। मिर्च के पास है पिपरमिंट जो उसे मीठा बनाती है। अध्यापकों के पास पाठ है, सालन के पास रसा। वकीलों के पास खराब कथाएं हैं और वैद्य हकीमों के पास इलाज। ये सब बातें सच हैं। तुम्हारे पास मैं हूं और मेरे पास तुम हो। आज का दुनियादारी यहीं पर समाप्त होता है। कल फिर मुलाकात होगी। इसी उम्मीद के साथ विदा लेता हूं। शुक्रिया। शुभ रात्रि।